ठीक है, these are two numericals related to time value of money. दोनों न्यूमेरिकल्स आप लोग सॉल्व कीजिए. टेक योर टाइम. कितना टाइम आप लोग ले लेंगे? टेक टाइम 7 तक इसको सॉल्व कर लें. ठीक है, एट 7 तक. बल्कि 15 मिनट्स में सॉल्व कर लें, इजी है. तो 15 to 20 मिनट्स में सॉल्व कीजिए. उसके बाद फिर हम यहाँ पे अगर कुछ क्वेरीज होती हैं तो डायरेक्ट क्वेरीज नहीं, पहले आप सॉल्व करें, सॉल्व करके आंसर लेकर आइए. उसके बाद फिर हम जो भी मतलब बहुत ज़्यादा अगर एक्यूट प्रॉब्लम होगी तो फिर हम डिस्कशन में कर लेंगे. देखिए समझिए ना. एज्यूम यू आर टू रिसीव अ 20-year एन्युटी विद एनुअल पेमेंट ऑफ $50. ठीक है, एनुअल पेमेंट जो है वो $50 है और वो 20 years एन्युटी प्लान है. द फर्स्ट पेमेंट विल बी रिसीव एट द एंड ऑफ ईयर 1 and the last payment will be received at the end of year 20. You will invest each payment in an account that pays 10%. What will be the value in your account at the end of the year 30? टाइमलाइन बनाइए और इस पे 2 कैलकुलेशन आ रही है आपके पास. ठीक है, स्टार्ट कीजिए टाइमलाइन बना के. जैसे मैंने बताया था कि हर टाइमलाइन हर इंडिविजुअल इंटरवल के ऊपर क्या वैल्यू है, फिर उसके बाद उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देन उसके आगे फर्दर कैलकुलेशन किस तरीके से होगी. तो स्टार्ट कीजिए. अभी मैं बिल्कुल मैं आप लोगों को आगे गाइड कर दूंगा, लेकिन अभी आप लोग खुद सेल्फ स्टार्ट लीजिए.
एक वैल्यू आ रही है 425.67। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, और आप देखें और क्या वैल्यूज आ रही हैं, कैलकुलेशन करें साथ साथ में, फिर हम शेयर करेंगे ना यहाँ पे। ठीक है, मैं स्क्रीन भी शेयर करवा दूंगा आप लोगों की, जो स्टूडेंट सही कर लेंगे मैं साथ साथ में उनकी स्क्रीन भी शेयर करवाऊंगा। तो कैलकुलेटेड दोनों कर लीजिए। अच्छा, मोहम्मद इम्तियाज, हाँ वॉइस मैंने बंद करी है ना, इसीलिए कि मैं अगर आप लोगों के साथ गुफ्तगू करता रहूँगा तो कामरान और इम्तियाज़, तो आप लोग सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि फिर एक तो अटेंशन आप लोगों की डाइवर्ट रहेगी, फिर कोई क्वेरी होगी तो डायरेक्ट मुझसे फ़ौरन पूछना शुरू करेंगे। तो मैं अभी चाह नहीं रहा कि आप लोग मुझसे पूछें, आप लोग सॉल्व करें। ठीक है, 20 ईयर्स पे ये वैल्यू आ रही है 2863.74, और 30 ईयर्स पे 8224.70। ओके काशिफ, देखते हैं इसको आगे। ठीक है, और भी स्टूडेंट सॉल्व करें। और
ठीक है, क्वेश्चन 1 दैट इज 8724। ओके जी, चलिए चेक करते हैं। Assume you are received at 20 years. अच्छा देखें, आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन नंबर 1 से पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने पहले टाइमलाइन कुछ ऐसी बनाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके पास है इस वक्त, उसमें आपने टाइमलाइन कुछ इस बेसिस पे प्रिपेयर्ड करी कि 20 इयर्स प्लान था, और पहले 20 इयर्स की जो एन्युइटीज़ हैं वो उसका अमाउंट फाइंड आउट कर लिया। देन फिर फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ द 30 ईयर क्या रही। तो आपने जो पूरी ओवरऑल प्रिपरेशन की है, देखिए इसमें दो एस्पेक्ट से आपने काम किया है यहाँ पे। एक तो ये कि 0 से लेके 20 ईयर्स तक की एन्युइटी पेमेंट्स हैं, उसकी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर ली, और फिर जब वो फ्यूचर वैल्यू जो उसकी आ जाती है, फिर उसको वो फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स मजीद उसको इन्वेस्ट किया 10% पर, तो क्या उसकी वैल्यू बनती है। सो फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ द 30 ईयर्स, सही है, 20 ईयर्स पर ये आई है और 30 ईयर्स पर ये वैल्यू आ गई है, ठीक है। 20 ईयर्स पर तो ये वैल्यू डिराइव की है, लेकिन 30 ईयर्स पर जो वैल्यू है वो क्या आई है आपके पास, दैट इज
7427.71, 7416 तक आ गई आपकी वैल्यू, तो वो राउंडेड डेसिमल फिगर पे आ रही होगी बात। तो फॉर द फर्स्ट 20 ईयर्स, जो पहले के 20 ईयर्स हैं उनकी वैल्यू ये रही है, ठीक है, ये वैल्यू आपके पास रही है फॉर द फर्स्ट 20 ईयर्स। देन फिर उसके बाद जो आगे के आपके पास 10 ईयर्स मजीद आपने इस वैल्यू को रखा, इन्वेस्ट किया 2863.75 की, तो ये वैल्यू कुछ डिराइव हुई इस तरीके से, ठीक है। एनी क्वेश्चन यहाँ पे आप पूछिए, क्या क्वेश्चन है आपके पास? That was your question number 2 and this is your answer. ये आपका आंसर जो आया था आपके क्वेश्चन नंबर 2 पे, दिस वन 44,873.90, ठीक है। तो हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, जस्ट अ मिनट। तो आज अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में हम सबसे पहले बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे, कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे, व्हाट इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और रेशियोज कैलकुलेशन जो है वो हम नेक्स्ट क्लास के सेगमेंट में देखेंगे। पहले सेगमेंट में तो सिर्फ ये अंडरस्टैंड करेंगे कि वाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्यों किया जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ों को जो है वो आज हाईलाइट करेंगे और उनको अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। The first thing, what is basically financial statement, and the second phase is its analysis, ठीक है। तो पहले तो हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, क्यों प्रिपेयर की जा रही है, किसके लिए प्रिपेयर की जा रही है, और इसका एनालिसिस क्यों किया जा रहा है। ये तमाम एस्पेक्ट्स हम देखेंगे, और फिर एनालिसिस करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें
रिक्वायर्ड होनी चाहिए कि कौन सी बेसिस के ऊपर आप इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो है वो कंप्लीट करेंगे। ओके, बात ठीक है। तो कुछ इसकी बेसिक्स जो हैं वो अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड देयर कंटेंट्स। ठीक है, एक्सप्लेन व्हाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज इम्पोर्टेंट टू द फर्म and to outside supplier of capital. Define, calculate and categorize according to liquidity, financial leverage, coverage activity and profitability ratios, the major financial ratios, and understand what they can tell us about the firm. ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग साइकिल, ऑपरेटिंग कैश साइकिल, then use ratio to analyze a firm health and the recommend reasonable alternative courses of action to improve the health of the firm. Analyze firm's returns on investments, earning power, return on equity. Understand the limitation of financial ratios analysis. Use trend analysis, common size analysis, and index analysis to gain additional insight into a firm performance. So all these such type of concepts we'll understand, but at the very first option we'll understand that what is basically financial statement. So फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो है वो किस तरीके से किया जाएगा, सबसे पहले हम इसमें अंडरस्टैंड करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या, अ पॉसिबल फ्रेमवर्क फॉर एनालिसिस किस तरीके से बनाया जाएगा, फिर उसमें जो फ्रेमवर्क बनाने के बाद जो है फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो कंपोनेंट्स होंगे लाइक बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, उनके रेशियोज कैलकुलेट करें, ट्रेंड एनालिसिस करें, कॉमन साइज इंडेक्स एनालिसिस करें। देखिए, सबसे पहली बात, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जब बनाया जा रहा है, कोई भी डाटा मेंटेन किया जा रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये किसके लिए मेंटेन किया जाता है, किसके लिए मेंटेन किया जाता है, दैट इज फॉर द यूजर्स। सो यूजर्स की क्लासिफिकेशन क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो यूजर्स हैं वो कितने तरीके के हैं, दैट इज टू टाइप्स यूजर्स, वन इज इंटरनल यूजर्स एंड सेकंड वन इज एक्सटर्नल यूजर्स। सो एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ एनालिसिस कौन है, जो आपके एक्सटर्नल यूजर्स हैं, ट्रेड क्रेडिटर्स हैं। ट्रेड क्रेडिटर्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स होते हैं, रहे होते हैं, यानी कि जब आप ट्रेड क्रेडिटर्स जब आप सप्लायर से इन्वेंट्रीज लाते हैं या डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो आप सप्लायर से इन्वेंट्रीज ला रहे हैं, सप्लाईज ला रहे हैं, तो उसके लिए जो है वो रिलेटेड टू ट्रेड क्रेडिटर के एस्पेक्ट से वो क्या देखते हैं कि अगर हम इनको क्रेडिट के ऊपर सप्लाई देते हैं तो क्या कंपनी के पास इतनी कैश मैनेजमेंट है, इतने उसके करंट एसेट्स हैं कि वो हमारी डेट्स को, शॉर्ट टर्म डेट्स को पे ऑफ कर सकता हो। दूसरे आपके पास एक्सटर्नल यूजर्स में आ जाते हैं बॉन्ड होल्डर्स। सो बॉन्ड होल्डर्स में फोकस ऑन दी लॉन्ग टर्म कैश फ्लोज ऑफ द फर्म। बॉन्ड होल्डर्स जो हैं वो फर्म के लॉन्ग टर्म कैश फ्लोज को देखते हैं, क्योंकि उनको अपनी इंटरेस्ट पेमेंट लेनी होती है। उन्होंने इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स कंपनी के खरीदे हुए होते हैं 5 साल के, 10 साल के, तो वो ये देखेंगे कि लॉन्ग टर्म कैश फ्लोज इनके अच्छे आते हैं नहीं आते। ऐसा तो नहीं होगा कि इनके पास कैश पेमेंट्स नहीं है। थर्ड कैटेगरी आ जाती है शेयर होल्डर्स, जो कि एक्सटर्नल होल्डर्स, एक्सटर्नल यूजर्स हैं, और शेयर होल्डर्स आर दी ऑनर ऑफ द फर्म, यानी वो बिजनेस के ऑनर होते हैं। तो जो ऑनर होता है वो फर्म को ओवरऑल एनालिसिस देख रहे होते हैं, फोकस ऑन दी प्रॉफिटेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म हेल्थ ऑफ द फर्म। ठीक है, लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी, फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ जा रही है, अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी होगी तो अर्निंग पर शेयर अच्छा मिलेगा, डिविडेंड अच्छा मिलेगा, मार्केट प्राइस पर शेयर अच्छी होगी। और इसके साथ साथ वो ये भी देखते हैं लॉन्ग टर्म हेल्थ ऑफ द फर्म। इट मींस कि क्या कंपनीज की फर्दर रिसोर्सेज इंक्रीज हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो हेल्थ ऑफ द फर्म जो है वो आपकी, अगर आपके एसेट्स बढ़ते जा रहे हैं, मार्केट प्राइस पर शेयर बढ़ता जा रहा है, तो इट मींस दैट इज अ हेल्थी फर्म। So example of internal users of statement of analysis,
अब देखिए एक्सटर्नल यूजर्स के बाद जो हैं, जो इंटरनल यूजर्स हैं वो कौन लोग हैं, जो कि उस कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हैं वो एज अ एम्प्लॉय वो उसकी मैनेजमेंट का पार्ट हैं। तो उनके पास हाँ यूजुअली कुछ एम्प्लॉय शेयर्स ले लेते हैं, तो वो एज अ इन्वेस्टर भी उस तरीके से वो देख रहे होते हैं, लेकिन नॉर्मली वो लार्जर एरिया जो शेयर का है वो अपने पास नहीं रखते, वो जनरल पब्लिक के पास ही होता है। सो कंपनी अपनी बोनस शेयर्स दे देती है कुछ एज अ बोनस के तौर के ऊपर, कि वो कैश के बजाय बोनस शेयर को दे दें, वो मार्केट पे वो ट्रेड हो जाते हैं। सो एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल यूजर्स ऑफ स्टेटमेंट एनालिसिस क्या है? इंटरनल यूजर्स कौन होते हैं? मैनेजमेंट होती है। भाई मैनेजमेंट का काम क्या होता है? व्हाट आर दी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट फंक्शन क्या है? प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, फिर डिसीजंस लेते हैं। तो दीज आर दी फोकसेस ऑफ द इंटरनल यूजर्स, दैट इज द मैनेजमेंट। अब वो डिफरेंट नंबर्स ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है। सो ऑल दीज डिपार्टमेंटल वर्क जो भी वो कर रहे हैं, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रेड करते हैं और उसके बाद फिर वो उसको यूज करने के लिए डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो वो प्लान करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हुए वो अपने फर्दर प्लान एग्जीक्यूट करवाते हैं। Focus on assessing the current financial position and evaluating the potential firm opportunities. Control focus on return on investment for various assets and the assets efficiency. Understand करते हैं वो focus on understanding how suppliers of funds analyze the firm. तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के मैनेजमेंट जो है वो बहुत सारे एस्पेक्ट्स को नोट कर रही होती है इनसाइड ऑफ द डिसीजन मेकिंग, जो है कॉस्ट कंट्रोलिंग का जो डिसीजन है, या प्रोडक्शन का डिसीजन है, या मार्केटिंग एंड सेल्स का डिसीजन है। तो वो क्या डीम करती है कि क्या इतनी कंपनी की इस वक्त फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है कि हम फर्दर अपनी अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट कर सकें, या इस वक्त सिर्फ ये सेटलमेंट को देखना है कि इस टाइम पे जो कंपनी की रिक्वायरमेंट्स है उसको किस तरीके से तरजीह दी जाए। तो डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ द क्वेरीज इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन और इनसाइड द कंपनी फ्रॉम द मैनेजमेंट, वो उसको डील करते हैं। सो देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ यूजर्स, like internal users. If you people are belong to the other than finance, like marketing के एरिया से आप लोग हैं, आप लोग HR के एरिया से हैं, आप लोग प्रोडक्शन, टेक्निकल, फील्ड, साइड वर्क के एरिया से आप लोग हैं, आप लोग HR के एरिया में हैं अगर, तो इट इज नॉट मैटर कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आप स्केप हो जाएंगे। नो, बीइंग एज एन MBA ग्रेजुएट पर्सन, you people must to understand the organization financial statement. To after that you will be able to plan, control and understand all over the financial statements plan and the focus your immediate task and the opportunities and the controlling factor as well. तो ये चीजें आप लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है। इररेलेवेंट कि आप कोई से भी इस वक्त डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, डिवीजन में काम कर रहे हो, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, लेकिन अल्टीमेटली इकोनॉमिक इवैल्यूएशंस जो हैं वो आपको अंडरस्टैंड करनी है। जी उमर साहब क्या बात कहना चाह रहे हैं? उमर UME और जी उमर पूछिए। सॉरी सर, गलती से प्रेस हो गया था। Now primary types of financial statement, that is balance sheet. The first component of the financial statement क्या है? बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट क्या होती है बताइए? फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेमेस्टर 1 में आपने क्या अंडरस्टैंड किया है? हाउ कैन वी डिफाइन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ बैलेंस शीट? ठीक है, बताएं व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ बैलेंस शीट? क्या है बैलेंस शीट? क्या रिप्रेजेंट कर रही होती है? अ समरी ऑफ अ फर्म्स फाइनेंशियल पोजीशन ऑन अ गिवन डेट that shows total assets is equal to total liabilities plus honor equity. ठीक है, समरी ऑफ अ फर्म फाइनेंशियल पोजीशन एट ऑन अ गिवन डेट। इस डेट के मुताबिक फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है जिसमें एसेट्स, लायबिलिटीज एंड ऑनर इक्विटीज रिप्रेजेंट्स हो रहे होंगे। सेकंड आपके पास आ जाती है
इनकम स्टेटमेंट। सो इनकम स्टेटमेंट में क्या होता है? अ समरी ऑफ अ फर्म्स रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस ओवर स्पेसिफाइड पीरियड एंडिंग विद नेट इनकम और लॉस फॉर द पीरियड। यानी कि इनकम स्टेटमेंट में फर्म के रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस जाहिर होंगे, लेकिन एक स्पेसिफाइड पीरियड के मुताबिक बताए जाएंगे। यूजुअली अ गिवन ईयर, जो करंट ईयर है, गिवन ईयर है, उसके मुताबिक ही वो बताए जा रहे होंगे। सेकंड आ जाती है बात एंडिंग विद नेट इनकम, वो भी जो भी रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बताए जा रहे हैं, फिर उसके बाद वो खत्म हो जाती है इनकम स्टेटमेंट विद द नेट इनकम और नॉट नेट लॉस फॉर द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। तो ये तो आपके पास बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ जाते हैं। देखिए सामने ये शेयर करिए बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में एसेट साइड शेयर कर दी है। ठीक है, टेक 5 मिनट्स टू रीड। ये एक कंडेंस्ड बैलेंस शीट है एसेट साइड की, जिसमें हेड्स ऑफ अकाउंट्स के साथ चीजें बताई जा रही हैं, और जो ऑप्शंस यहाँ पे इसके साथ गिवन है, लाइक सी, लाइक डी, लाइक ई, इसकी एक्सप्लेनेशन सामने गिवन है। सो जस्ट रीड इट फॉर टेकिंग 2 to 3 मिनट्स, और उसको समझिए, और अगर कोई क्वेरी इसमें हो तो पूछिए। ठीक है, तो अभी सिर्फ रीड कर लीजिए ये सारे कंपोनेंट्स इसमें जो बैलेंस शीट के सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड एसेट साइड बताई जा रही है। रीड इट फॉर द नेक्स्ट 2 मिनट्स। चले 4। रीड करिए आप लोगों ने। ठीक है, ये कंपनी है यहाँ पे जो इसमें बेसिक कंपोनेंट सारे जाहिर हुए हुए हैं related to balance sheet asset side, basket wonder balance sheet in thousands। तो ये तो गिवन हो गया December 31st 2007, दैट इज ए। इस स्टेटमेंट को ए का है, वो क्या बात बता रहे हैं? हाउ द फर्म स्टैंड्स ऑन ए स्पेसिफिक डेट। ठीक है, इस डेट के मुताबिक फर्म की इस वक्त क्या पोजीशन है, कि कहाँ पर स्टैंड कर रही है, कैसे स्टैंड कर रही है। ठीक है, फिर उसके बाद एक एलिमेंट आ जाता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आइटम्स, सी ओवर हियर, कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, कैश इक्विवेलेंट आइटम्स हैं सी ओवर हियर। ठीक है, दैट इज $90। ओके, देन
अकाउंट रिसीवेबल्स हैं, इन्वेंट्रीज हैं, प्रीपेड एक्सपेंस हैं। प्रीपेड एक्सपेंस जो है फ्यूचर एक्सपेंस आइटम है, ऑलरेडी पेड कर दिए, लेकिन अभी वो आपके लिए एज एसेट है। जैसे जैसे वो कंज्यूम होते रहेंगे वैसे वैसे वो एक्सपेंसेस बनते जाएंगे। एक्यूमुलेटेड टैक्स, प्रीपे। देन करंट एसेट्स आपके पास टोटल आ गए पॉइंट ई में 1195। दीज आर दी सेक्शन ऑफ द करंट एसेट्स। देन फिर आ जाते हैं फिक्स एसेट एट कॉस्ट, दैट इज एफ पॉइंट पे बताया ओरिजिनल अमाउंट, जो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ रहे होते हैं वो है। देखिए सी डॉट ई का मतलब जो है ना कैश इक्विवेलेंट आइटम, जिसको नोट कर लें अभी, ठीक है। फैज फाइज, ठीक है, फैज मुश्ताक आप इसको नोट कर लें, दैट इज कैश इक्विवेलेंट आइटम। ओके, देन लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को लेस कर दिया गया। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है? कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट होता है, जो कि एसेट के अगेंस्ट काम कर रहा होता है। और ये कब क्रिएट होता है? जिस पोर्शन से, जितने पोर्शन से एसेट जो है वो यूज्ड हो चुका होता है, कंज्यूम्ड हो चुका होता है, उतने अमाउंट से ये डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, और हर साल का डेप्रिसिएशन कॉस्ट में आकर के एज अ कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बन जाता है। और फिर वो कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो कि बुक वैल्यू निकल आती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 10 लाख रुपए का एक फिक्स एसेट लिया है, डेट इज 10 लाख रुपए की आपने एक गाड़ी परचेज की है, तो कार परचेज करने पर हर साल आप उसमें 50,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन लगवाते हैं, या लगा दिया जाता है उसको मेथड के थ्रू। तो पहले साल गाड़ी चल गई, यूज हो गई, तो 50,000 रुपीज से उसकी ओरिजिनल वैल्यू में से लेस कर देंगे कि डेप्रिशिएट हो गई, तो बुक वैल्यू उसकी पहले साल कितनी हो गई एक साल के बाद? दैट इज 9,50,000। दूसरे साल गाड़ी यूज हुई, फिर 50,000 का डेप्रिसिएशन लगा, तो अब दूसरे साल यूज होने के बाद गाड़ी की टोटल बुक वैल्यू कितनी बनती जा रही है? दैट इज 9 लाख रुपीज। So that is the concept of the portion of an asset that has been used or consumed during the time period. So that asset is being depreciated. So वो जो asset है वो depreciated हो चुका है, और जितना submission of depreciated आता रहेगा, तो asset की current value हर साल में बताई जा सकेगी, book value क्या बनती जाए उसकी। So that is the all of net fixed assets. Then to the next part, that is investment in long term, then other asset long term, and that is total asset. Point B. Clear to you? ठीक है। अच्छा हसन अब्दुल गफार, इसमें ना आप अपनी बुक में एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर ओपन कर लीजिएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं दूसरी राइट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, दैट आर दी लायबिलिटीज एंड इक्विटीज पोर्शन। सो लायबिलिटी साइड जो है, लायबिलिटीज एंड इक्विटीज जहां पे पोर्ट्रे की जा रही हैं, तो जरा उसको भी एक दफा नोट कर लीजिए। अभी आपने लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज कॉल्ड दी एसेट साइड को अंडरस्टैंड किया बैलेंस शीट में, और अब जो है वो राइट हैंड साइड, दैट इज दी लायबिलिटी साइड, उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड पर आप नोट कर लें लायबिलिटी सेक्शन जो बताया जा रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, लायबिलिटी साइड जो है वो क्या आ जाती है बैलेंस शीट में। देखिए रीड कर लीजिए इसको तमाम, फिर उसके बाद इसको एक कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो रीड एट फर्स्ट, टेक 4 minutes and read it.
ठीक है, ये यहाँ पर बास्केट वंडर की बैलेंस शीट में राइट साइड दैट इज द लायबिलिटी साइड वो डिफाइंड हुई हुई है। नोट्स पेबल, करंट लायबिलिटी, अकाउंट्स पेबल, ठीक है, accrued taxes, अदर accrued liabilities as well, जो कि कंपनी पे ड्यू है, कि उनको पे ऑफ करनी है, करंट लाइबिलिटीज का टोटल होगी। देन फिर लॉन्ग टर्म डेट्स हैं पार्ट एफ में, डेट पेबल मोर देन 1 ईयर, ठीक है, करंट लाइबिलिटीज डेट पेबल लेस देन 1 ईयर, तो वो करंट लाइबिलिटी में आ जाते हैं, वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में। अच्छा, देन शेयर होल्डर इक्विटी है, शेयर होल्डर इक्विटी में कॉमन स्टॉक की जो पार वैल्यू है उससे रिप्रेजेंट हुआ है, प्लस एड पेड इन कैपिटल, यानी कि कॉमन स्टॉक की पार वैल्यू के ऊपर अगर कोई प्रीमियम्स भी हासिल करें कंपनी ने, ठीक है, शेयर प्रीमियम, तो वो भी उसके अंदर आ गए, डेट इज पार्ट जी। तो दोनों को मिला के ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बनता है वो, ठीक है। रिटेन अर्निंग्स जो है वो 210 है, टोटल इक्विटी देन टोटल लायबिलिटी। अच्छा, नमाज ब्रेक ले लीजिए, नमाज ब्रेक लेने आप लोग 7:45 पे वापस आ रहे हैं सब लोग, और फिर यहां से कंटिन्यू करेंगे हम आगे, ठीक है, आफ्टर 7:45। तो एट 7:45 पे हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट स्लाइड से, टेक नमाज ब्रेक, ठीक है। नेट सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दैट इज EBIT, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस किए तो ऑपरेटिंग इनकम आ गई। ऑपरेटिंग इनकम मींस दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, नोन एज EBIT। इंटरेस्ट एक्सपेंस लेस करते हैं EBIT में से, जो कि डेट्स की पेमेंट्स होती हैं, फिर उसके बाद फिर EBT की फॉर्म आ जाती है आपके पास, अर्निंग बिफोर टैक्स। देन फिर इनकम टैक्सेस उसमें से लेस हो जाते हैं, और फिर अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाती है, दिस इज कॉल्ड नेट इनकम, नेट प्रॉफिट, ठीक है, अर्निंग आफ्टर टैक्स। सो अर्निंग आफ्टर टैक्स के बाद कैपेबल होती है कंपनी के वो डिविडेंड्स दे दे, तो उसमें से कैश डिविडेंड दिया जाता है, और जो इनकम बच जाएगी आपके पास दैट इज इंक्रीज इन रिटेन अर्निंग अकाउंट में चली जाएगी। इंक्रीज इन रिटेन अर्निंग अकाउंट दैट इज इन द इक्विटी साइड, ये जो इक्विटी साइड के पास आपके पास अकाउंट होता है देयर, दैट इज रिटेन अर्निंग। ये इंक्रीज इन रिटेन अर्निंग थ्रू आफ्टर पेइंग ऑफ द डिविडेंड्स और बिफोर द डिविडेंड्स, यहाँ पर रिटेन अर्निंग अकाउंट्स आ जाएंगे, ठीक है। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट वे टू स्टार्ट, आज की क्लास में हम सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे, प्लेटफॉर्म हमारा डेवलप होगा, फिर नेक्स्ट क्लास में जो है ना हम न्यूमेरिकल्स और रेशियोज को सॉल्व करने की तरफ जाएंगे, यानी एनालिसिस को स्टार्ट कर देंगे हम। सो फ्रेमवर्क फॉर द फाइनेंशियल एनालिसिस, वन इज, पहली बात, जब आप फाइनेंशियल एनालिसिस को करने जा रहे हैं तो उसका फ्रेमवर्क कैसे डेवलप करेंगे। सो एट दैट स्टेज टू डेवलप द फ्रेमवर्क ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द फर्स्ट पार्ट, जब फ्रेमवर्क आप बना रहे हैं तो फ्रेमवर्क में सबसे पहला जो पॉइंट आप नोट कर रहे हैं दैट इज एनालिसिस ऑफ द फंड नीड्स ऑफ द फर्म, एनालिसिस ऑफ द फंड्स नीड्स ऑफ द फर्म, उसको सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। उसमें ट्रेंड, सीजनल कंपोनेंट लाइक हाउ मच फंडिंग विल बी रिक्वायर्ड इन द फ्यूचर, इज देयर अ सीजनल कंपोनेंट, यानी कोई सीजनल बिजनेस भी आगे आ रहा है, सीजनल ट्रेंड भी आने वाला है, सीजनल प्रोडक्ट भी आपकी रन होने वाली है, तो वो भी फाइंड आउट कर लेंगे आप। तो कितना फंड आपके लिए फ्यूचर में आगे रिक्वायर्ड है कंपनी को आगे रन करने के लिए। देन सेकंड पार्ट आप आ जाते हैं फॉर द यूजर ऑफ द एनालिटिकल टूल्स यूज्ड, ठीक है, जो फ्रेमवर्क पे सबसे पहले फंड की कितनी जरूरत होगी, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ फंड्स फॉर द अपकमिंग नीड्स ऑफ द फर्म। देन फिर एनालिसिस उसका करेंगे, एनालिटिकल टूल्स वहां पे यूज करेंगे कि सोर्सेस एंड यूजेस ऑफ स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज एंड कैश बजटिंग प्रिपेयर्ड हो जाती है, ठीक है। सेकंड जो इसमें वर्किंग आएगी फ्रेमवर्क डेवलप करने में, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म, ठीक है, जो आपकी कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन है या प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन है इस वक्त फर्म की, वो नोट करेंगे, दैट इज द हेल्थ ऑफ अ फर्म। हेल्थ ऑफ अ फर्म को नोट करते जाएंगे थ्रू फाइनेंशियल रेशियोज, फाइनेंशियल रेशियोज उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, और हर रेशियो अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बताएगा कि फर्म की हेल्थ कहाँ जा रही है।
तो फाइनेंशियल रेशियोज जो है वो इंडिविजुअली भी देख रहे होंगे आप, इस साल कैसे आए और एक एक रेशियो कैसे तरीके से सॉल्व हुआ ओवर द टाइम, कंपनी की किस क्या परफॉर्मेंस रही फाइनेंशियल रेशियो की। लाइक अगर करंट रेशियो देख रहे होंगे, लिक्विडिटी रेशियोज देख रहे होंगे, तो 2005 में क्या थे, 2006 में क्या थे और 2007 में वो लिक्विडिटी किस तरीके से जा रही है। तो ओवर द टाइम पीरियड एनालिसिस हो रहा होगा फाइनेंशियल रेशियोज का। फाइनेंशियल रेशियोज का इन कॉम्बिनेशन ऑफ हो रहा होगा, इन कॉम्बिनेशन लाइक बैलेंस शीट रेशियोज, इनकम स्टेटमेंट रेशियोज या रिटर्न ऑन इक्विटी को देख रहे होंगे। फिर इन कंपैरिजंस को आप देखते हैं, यानी हर रेशो को इन कॉम्बिनेशन फॉर्म में आप देख रहे होंगे कि एक अगर आपका एलिमेंट है एसेट्स है तो वो सेल्स के साथ कैसे है, कैसे उसके साथ जो है नेट इनकम के साथ उसका क्या आउटकम्स आ रहे हैं। तो इन कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स वहां पे उसके थ्रू रेशो सॉल्व कर रहे होंगे। द फोर्थ पार्ट आप इन कंपैरिजन कर रहे होंगे। इन कंपैरिजन मींस दैट के आप अपनी फर्म का फाइनेंशियल रेशो अपने ही दूसरे कंपेटिटर से कंपेयर कर रहे होंगे, या इंडस्ट्री ओवरऑल कहाँ जा रही है उस फाइनेंशियल रेशो के मुताबिक, लिक्विडिटी के मुताबिक या प्रॉफिटेबिलिटी के मुताबिक। तो आप इन कंपैरिजन को देख रहे होंगे। देन फिर आप आ जाते हैं थर्ड पार्ट, एनालिसिस ऑफ द बिजनेस रिस्क ऑफ द फर्म। ये भी आपको एनालिसिस करना है कि बिजनेस रिस्क क्या है फर्म के लिए, उसको फाइंड आउट करेंगे। इट मींस बिजनेस रिस्क मींस रिलेट्स टू द रिस्क इनहेरेंट इन द ऑपरेशन ऑफ द फर्म, यानी कि वो रिस्क जो के ऑपरेशन ऑफ द फर्म के साथ बिजनेस में लगा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आप क्या करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आप रेवेन्यूज देख रहे होते हैं, आप अपने एक्सपेंसेस को देख रहे होते हैं, वो कॉस्ट जो कि एक्सपेंसेस का पार्ट बन जाती है। प्रॉक्सिमिटी टू ब्रेक इवन पॉइंट्स क्या हैं, वो सब तमाम मैटर्स को ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस को फोकस कर रहे होंगे। अगर ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस के आपकी जो वर्किंग है वो एफिशिएंटली इफेक्टिवली काम नहीं कर रही है तो ओवरऑल बिजनेस को रिस्क हो रहा है। तो वॉलेटिलिटी इन सेल्स क्या रही, वॉलेटिलिटी इन कॉस्ट क्या हुई, प्रॉक्सिमिटी टू ब्रेक इवन पॉइंट्स कितना जा रहा है, पहले ब्रेक इवन कितने यूनिट्स पर आ जाता था, अब ब्रेक इवन कितने यूनिट्स पर आ रहा है। तो इन तमाम मैटर्स को आप देख रहे होंगे। दैट इज द थर्ड स्टेप ऑफ द फ्रेमवर्क। ये तीनों चीजें जब कंक्लूड आप कर लेंगे, यानी कि आगे आने वाले फंड्स की जरूरत कितनी है, फाइनेंशियल रेशियोज के मुताबिक इस वक्त मौजूदा हाल फर्म की हेल्थ क्या बताई जा रही है, तीसरी पार्ट ये कि बिजनेस को आगे रिस्क कितना है या नहीं है। इनको इवेल्युएट करने के बाद आप इसी फ्रेमवर्क के सेकंड स्टेप को फोकस करेंगे जो कि बेस कर रहा होगा इन्हीं तीनों पॉइंट्स के ऊपर, लाइक डिटरमाइनिंग द फाइनेंसिंग नीड्स ऑफ द फर्म। अब फिर उसके बाद जाके आप डिटरमाइन कर लेंगे कि क्या फाइनेंसिंग नीड्स हैं फर्म की, तो वो किसकी जिम्मेदारी है, कौन वहां पे देख रहे हैं, वो फर्म के फाइनेंशियल मैनेजर हैं। मस्ट कंसिडर ऑल थ्री ज्वाइंटली व्हेन डिटरमाइनिंग द फाइनेंसिंग नीड्स ऑफ द फर्म। फिर जब फाइनेंसिंग नीड डिराइव्ड हो जाएगी, जब फाइनेंसिंग नीड डिराइव्ड हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि आपका बिजनेस आगे इतना और है, उसमें ग्रोथ है, उसमें डेवलपमेंट है और उसके लिए आपको आगे काम करना है, तो अपने बिजनेस में रिसोर्सेस को चलाना है, ऑपरेशंस करने हैं, तो उसके लिए आपको फाइनेंस करवाना होगा। फाइनेंस करवाना इट मींस फंड्स की जरूरत है। तो फंड्स डिटरमाइन करने के बाद आप फिर निगोशिएट करेंगे। फंड्स कौन देता है बिजनेस को, बिजनेस में पैसे आते कहाँ से हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी तो डेट और इक्विटी होती है, लेकिन ये आती कहाँ से है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्टीज इन इकोनॉमी, जस्ट गिव योर आंसर इन दी चैट बॉक्स। बिजनेस को पैसे कहाँ से मिलते हैं, इकोनॉमी में कितने तरीके की पार्टीज हैं। सप्लायर्स ऑफ फंड्स, गुड, ठीक है। तो वो अब बैंक फाइनेंस आए, प्राइवेट पर्सन आए, जैसे भी आए शेयर से करवाएं, लेकिन आपके यूजर्स एंड सप्लायर हैं, तो पैसे जो देंगे वो कौन सी पार्टी होगी, सप्लायर्स ऑफ फंड्स। So right after that point, the next step is to find out
यहाँ पे नीड्स, फाइनेंसिंग नीड ऑफ द फर्म पता चलने के बाद फिर क्या करेंगे आप, नेगोशिएशन विद द सप्लायर्स ऑफ कैपिटल, जो आपकी कंपनी में सरमायादारी करेंगे, उनसे नेगोशिएशन हो जाएगी। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? देन फिर हम आएंगे, ये काम करने के बाद फिर हम यूज ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज करेंगे, क्योंकि सप्लायर्स ऑफ कैपिटल भी तो देखेंगे ना कि आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस जा क्या रही है, हम आपको पैसे दें या नहीं दें। सो अ फाइनेंशियल रेशियो इज एन इंडेक्स दैट रिलेट्स टू अकाउंटिंग नंबर एंड is obtained by dividing one number by the other number. It means कि आप फाइनेंशियल रेशियो जब कैलकुलेट कर रहे होंगे तो दो अकाउंटिंग नंबर्स होंगे। अकाउंटिंग नंबर से मतलब ये होंगे, लायबिलिटीज होंगे। तो अगर आप लिक्विडिटी मेजर कर रहे हैं तो उसमें करंट रेशियो कर रहे हैं, तो करंट रेशियो के फॉर्मूले में क्या है, करंट एसेट है वन अकाउंटिंग नंबर डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, दैट इज द सेकंड अकाउंटिंग नंबर। तो जो डिवाइड करेंगे करंट लायबिलिटी से, तो आप करंट रेशियो फाइंड आउट करके एज अ रेशियो में बता सकते हैं। ठीक है, तो वो फाइनेंशियल रेशियोज, नंबर ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज, अभी आप इसमें कोई तकरीबन 20 या 15 टू 20 फाइनेंशियल रेशियोज को अंडरस्टैंड करेंगे। सो अब जब फाइनेंशियल रेशियो, लेट सपोज कि आपको फाइनेंशियल रेशियोज मिल गए, आपने वो टू अकाउंटिंग नंबर को यूज कर लिया आपने उनके, यहाँ पर हम देखेंगे उन रेशियोज को कंपेयर किया जाएगा। टाइप्स ऑफ कंपैरिजन पर आएंगे। इंटरनल कंपैरिजन होगा, यानी कंपनी के करंट रेशियो की परफॉर्मेंस पिछले 3 साल की क्या जा रही है, इंटरनली आपने देख ली। फिर एक्सटर्नल कंपैरिजन करेंगे कि इस साल कंपनी का करंट रेशियो आया है 1.5, जबकि इंडस्ट्री का करंट रेशियो आ रहा है 1.6 या 1.8, तो आप कंपैरिजन करेंगे। तो याद रखिए, कंपैरिजन जब आप करेंगे तो इसमें जरूरी है कि आप कंपैरिजन अपने कंपैटिटर से करेंगे, नॉट विद योर एनी अदर इंडस्ट्री और दी कंपनी। इट मींस कि अगर आप कहें कि पार्क सुजुकी का कंपैरिजन अगर करना होगा किसी दूसरी कंपनी से, तो वो उसका कंपैटिटर तो उसके क्या है, कंपैरिजन विद द कंपैटिटर्स और इंडस्ट्री एवरेजेस। ये पढ़ लीजिए, कंपेयरिंग अ रेशियो ऑफ वन फर्म with those of similar firm or with industry averages. Similarity is important as one should compare apples to apple. Apple का comparison apple से होगा, बनाना से नहीं होगा। ठीक है, एक सेकेंड ही बात। अब्दुल रहमान, जी अब्दुल रहमान पूछिए। पूछे अब्दुल रहमान। ठीक है, यहाँ तक जो है ना अभी वर्किंग मैंने करवा दिया, आगे रेशियोज स्टार्ट हो रहे हैं, ये मैं नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करवाऊंगा। स्लाइड नंबर नोट कर लीजिएगा, 6-17 से हम स्टार्ट करेंगे। क्या पूछना चाह रहे हैं सैयद शारिक मोहम्मद? वॉइस नहीं आ रही है मेरी? आई थिंक वॉइस इज क्लियर। क्यों, ऐसा क्यों है? वॉइस आ रही है मेरी या नहीं आ रही है?
ऐसा क्यों हो रहा है? स्टिल दैट अभी भी वॉइस नहीं आ रही है? अच्छा एक मिनट, सही है शारिक, मैं करता हूँ आपको अनम्यूट। जी शारिक पूछिए। सर पिछले लास्ट स्लाइड के ऊपर जो आप कंपैरिजन कर रहे थे, आपने लिखा हुआ एग्जांपल के दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को देखेंगे, तो जब हम एनालिसिस कर रहे होते तो उसी ऑर्गेनाइजेशंस को किसी इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस कंपनी से मैच करें, या तो क्या आपने एग्जांपल्स के तौर पे तीन चार कंपनीज के नाम नजर आए मुझे, डन एंड ब्रेड स्ट्रीट और ऑल दैट, तो वो किस लिए है? मतलब उससे हमें क्या मिलेगा? उस उस कंपैरिजन से क्या मिलेगा किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ते हुए? ये एग्जांपल के तौर पे। ठीक है। अच्छा देखें शारिक, ये जो आप कंपैरिजन करेंगे ये आप अपने कंपैटिटर से करेंगे। अच्छा कंपैरिजन आपका उसके साथ होगा जो आपका क्लोज कंपैटिटर है। ठीक है, तो क्लोज कंपैटिटर को आप देखें, फॉर एग्जांपल अगर रफान कंपनी कंपैरिजन करना चाह रही है तो वो अगर यूनिलीवर से करेगी तो यूनिलीवर तो उसके स्टैंडर्ड्स पर नहीं है। हाँ प्रॉक्टर एंड गैम्बल करती है तो ठीक है, शान फूड्स अगर कर रहा है तो नेशनल फूड के साथ कर लेगा। ठीक है, तो अपने क्लोज कंपैटिटर को देखेंगे। दूसरा ये है कि सबसे अच्छी चीज ये है कि इंडस्ट्री एवरेज को देख लें, क्योंकि आप तो अपना बिजनेस उसी इंडस्ट्री के अंदर कर रहे हैं ना, तो इंडस्ट्री कहाँ जा रही है अपने रेशियोज को लेके और आपके रेशियोज कहाँ जा रहे हैं। तो सबसे अच्छा जो रिलायबल है आपके लिए वो है इंडस्ट्री एवरेजेस। बाकी आप अपने क्लोज राइवल्स को जरूर देख सकते हैं एनालिसिस पे। अच्छा सही है, ठीक है, समझ गया मैं, ठीक ठीक है, बस है। इंडस्ट्री हमारी और कॉम्पिटिटर के अलावा नहीं हो कोई, वो तो मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर फर्म होगा। एनालिसिस, हमेशा एनालिसिस करने के बाद आप किसी कॉम्पिटिटर से एवरेज निकाल के फिर आप कुछ आप सजेस्ट कर सकते हैं या उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं, मतलब व्हाट हाँ आई अपने कंपेटिटर को आप देख सकते हैं, आपके पास पता है आपका मार्केट शेयर कितना है, और अगर उससे करीबी मार्केट शेयर आपका कोई दूसरा कंपेटिटर है तो उसके साथ आप कर लें। वरना सबसे बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि ओवरऑल इंडस्ट्री के कंपैरिजन के साथ कर लें आप। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर, ये पूछना था। ठीक है, अच्छा जी, तो ये यहाँ तक आज हमने कंप्लीट कर लिया है, और यहाँ से अब हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे लिक्विडिटी रेशियोज से। ठीक है, तो मुझे नेक्स्ट क्लास में बता दीजिएगा 6-17। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे अब हम। और किसी को कोई फर्दर क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लें।